Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrepAG Chemistry. In this video session we are going to discuss the physical properties of D block elements. Okay, so let us start. Physical properties of D block elements. So the first one, तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are heavy elements so their melting point and boiling point are larger than S block elements. That means they have almost high melting point and boiling point. तो यहाँ पे इनके साथ क्या हो गया, high melting point and high melting point and बॉइलिंग पॉइंट। तो अब कंडीशन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन होता है ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड। इनके साथ कंडीशन क्या होता है कि ये मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं एंड also the elements having greater number of unpaired electron form greater number of bonds. So their enthalpy of atomization is also large। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग स्पेसीज जो देखें, जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम के वैलेंस सेल देखो, यहाँ पे क्या है 4s2 है एंड 3d1 है, तो यहाँ 1 वैकेंट इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि कोवैलेंसी की कंडीशन में, यानी ये कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाएगा, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड भी बन रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। अब स्कैंडियम से टाइटेनियम आ जाओ, वैनेडियम आ जाओ, क्रोमियम आ जाओ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 4s2 3d2 4s2 एंड 3d3 और यहाँ पे क्या होता है 4s1 एंड 3d5। तो नंबर ऑफ वैकेंट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो क्या होता है कि पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है ग्रुप में, यानी कि अगर हम लोग 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक ये इंक्रीज कर रहा है, फिर अचानक क्रोमियम के बाद मैग्नीज के पास
ये क्या हो जाता है, अचानक से डिक्रीज हो जाता है। तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 4s2 है एंड 3d5 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉन्डिंग जो बन रहा है वो वीक बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ ये फुल फील्ड ऑर्बिटल को रख रहा है, ये सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल को रख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे बॉन्डिंग का नेचर वीक हो जाता है और वीक होने के कारण अचानक से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे ही 3D एलिमेंट्स में अगर देखोगे तो मैग्नीज और टेक्नीशियम जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगता है अचानक से मैग्नीज के पास, यानी मिडिल एटम के बाद ये डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है। हाउएवर जब हम लोग बात करते हैं तो देखो जिंक, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो 4s2 3d10, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया। कैडमियम, मर्क्यूरी, तो इन सब के साथ क्या है कि इनका जो वैलेंस सेल है वो देख सकते हो फुल फील्ड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5s2 एंड 4d10। तो अब कंडीशन क्या हो गया कि जब इनके पास फुलफिल्ड कंडीशन आ गया, यानी कि इनके जो वैलेंस सेल है वो भरे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत वीक होगा। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इसलिए इनको हम लोग वोलेटाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फैमिली ही है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल एलिमेंट्स। तो ये कहलाते हैं volatile and this is due to their low melting point and boiling point. ओके, हम लोग इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ कुछ चीजें याद रखनी है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू याद नहीं रखना है, बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इन सबको याद नहीं रखना है, बस इनका कंपैरेटिव स्टडी करते चलना है। आपसे वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, आपसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करके और रिप्रेजेंट करो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपको बहुत ही यूजफुल है, इसलिए ग्राफ वगैरह भी आप देखेंगे डायग्राम में, ठीक है, और आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक, अब इसको आप नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। Now the next point, atomic radius, or simply we can say it size of atoms. तो देखो यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ द एटम। तो देखो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ जैसे हम रहा है द साइज ऑफ d block elements or transition elements, d block elements or transition elements smaller than s block elements and larger than that of p block elements, यानी कि s ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनसे छोटा और p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनसे क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हम लोग देखें तो पोटेशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद स्कैंडियम है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब हम लोग बात करेंगे तो इधर से आ जाता है गैलियम, तो फिर क्या हो जाता है, इनका साइज छोटा रहता है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करें तो साइज क्या हो रहा है, आपको s ब्लॉक से एलिमेंट से इनका छोटा है और p ब्लॉक एलिमेंट से इनका क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज की बात करें, जैसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3D सीरीज, तो देखो 3D सीरीज में क्या होता है कि पहले फर्स्ट साइज डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पहले साइज डिक्रीज होगा टिल द मिडिल एटम, यानी कि स्कैंडियम से टिटेनियम, टिटेनियम से वैनाडियम, वैनाडियम से फिर क्या होगा, क्रोमियम। तो यहाँ साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है।
ओके, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इंक्रीज इन साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो इसको अच्छे से समझो, ये एक्चुअली है क्या? तो यहाँ पे जैसे हम लोग कंसिडर करें स्कैंडियम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। फिर टाइटेनियम, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा। फिर नेक्स्ट आ जाओ वैनेडियम, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि हर बार एक एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो अब कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से, तो फिर क्या होगा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। साथ साथ डी ऑर्बिटल जो है, डी सबसे जो है, इसका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा पुअर होता है क्योंकि लार्जर साइज का होता है। तो फिर क्या होगा कि एस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली शिफ्ट करते जाएंगे न्यूक्लियस की ओर अगर प्रोटॉन्स बढ़ता जाता है। लेकिन क्रोमियम के बाद क्या हो जाता है? ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है साइज, यानी कि बहुत बड़ा और छोटा नहीं होता है, लगभग सेम होता जाता है। यानी कि मैग्नीज, फिर फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहां तक साइज लगभग कांस्टेंट हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि क्रोमियम के बाद जब आप देखोगे तो मैग्नीज आ रहा है, तो यहां 3d5 4s2, फिर आयरन आ रहा है 3d6 एंड 4s2। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई डी में, और जब डी में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होती है तो अब क्या होगा? अब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ेगा, यानी अब ये इंक्रीज करने लगेगा। और जब ये इंक्रीज करता है तो ये क्या करता है? कंपनसेट करने लगता है जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहा है, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इफेक्ट को कंट्रोल करने लगेंगे, कंपनसेट करने लगेंगे। तो क्या होगा? तो इनका अब साइज ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, यानी कि लगभग कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी यहां क्या हुआ? तो यहां जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगी डी ऑर्बिटल में, तो अब ये डी के स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ाने लगेगा। तो क्या होगा? इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब ये इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल करता जा रहा है, कोई डोमिनेटिंग नहीं हो रहा है। और जब डोमिनेटिंग नहीं हो रहा है तो साइज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो साइज लगभग क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यानी क्रोमियम के बाद फेरस, कोबाल्ट, निकल, इनका साइज लगभग कांस्टेंट होता है, ये इक्वल ही होता है। मैग्नीज का थोड़ा बहुत बड़ा होता है, कॉपर का भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब ये अगर आप पिकोमीटर में या नैनोमीटर में मेजर करेंगे तो इसको आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ो। अचानक से जब जिंक आता है Zn, तो साइज इंक्रीज कर जाता है। इसके पीछे रीजन क्या हो जाता है कि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट पेयरिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाता है, और ये अचानक से क्या करता है? रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होने से साइज को बढ़ा देता है। तो इस तरह से साइज क्या हुआ? क्रोमियम तक डिक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ? फेरस से लेकर के और निकल, कॉपर तक साइज कांस्टेंट रहा, और फिर अचानक से साइज इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है? ट्रेंड ऑफ साइज, यानी कि पहले क्या होगा कि एक पर्टिकुलर 3D सीरीज में साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज होकर के ये कांस्टेंट रहता है, और फिर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है साइज इन अ गिवन पीरियड। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं साइज इन अ गिवन ग्रुप, तो अब देखो यहां पे क्या होता है? एक ही ग्रुप में, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो देखो यहां से स्टार्टिंग क्या होता है? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, 6D में जाओगे तो यहां पे एक्टिनियम। ठीक है, फिर ये चलता है। तो अब देखो यहां पे क्या होता है कि ये 3D से 4D और 4D से 5D, जब हम लोग एक
ग्रुप में आते हैं, इन अ गिवन ग्रुप, तो पहले क्या होता है, साइज इंक्रीज करेगा, यानी 3D से 4D आप जाएंगे तो यहाँ साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब 4D से कंपेयर किया जाता है 5D का, तो यहाँ पे साइज में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और ना ही बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे 4D से जब 5D का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स के साइज है वो लगभग कांस्टेंट हो जाते हैं, इनमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, या फिर अगर इंक्रीमेंट हो भी रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके पीछे रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले आप इनको नोट कीजिए, तो मैं डिस्कस करता हूं कि ये कैसे है और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। फर्स्ट नोट इट। तो देखो अब क्या हुआ, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 3D साइज 4D के रिस्पेक्ट में स्मॉल है, यानी यहां कंडीशन क्या है कि 3D के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें टाइटेनियम की एंड जिरकोनियम की, तो यहां साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जिरकोनियम से जब हाफनियम का कंपेयर किया जाता है तो अब यहां पे साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, यानी कि अब हम लोग 5D के एलिमेंट्स के साइज की बात करें तो 5D में जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है 4D के एलिमेंट्स के साइज के। तो इसके पीछे एक्चुअल में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां टाइटेनियम देखो 22, तो यहां पे क्या हो गया 3D2 एंड 4S2। जिरकोनियम यहां पे देखो 4D2 एंड 5S2, और यहां पे देखो, यहां पे क्या आता है, पहले 4F आता है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर आता है 5D, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे क्या है 6S 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब कंडीशन क्या हो गया कि इनके पहले F नहीं है, लेकिन इनके पहले क्या आ गया, F सबसेल भी इंट्रोड्यूस हो गया, F सबसेल भी आ गया। और F सबसेल जो होता है ये लार्जेस्ट इन साइज में होता है, यानी कि अगर हम लोग SPDF की बात करें तो S से बड़ा P, P से बड़ा D और D से बड़ा F। तो ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो अब यहां पे क्या है कि इसके आने से स्क्रीनिंग इफेक्ट पे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को गार्ड ही नहीं कर रहा है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल पे इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फिर क्या साइज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है कि यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज होता है 3D से 4D में, और 4D से 5D में साइज क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है, या फिर इंक्रीमेंट भी होता है तो बहुत ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं होता है जिसको आप नोट कर सको या नोटेबल हो, तो बहुत ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये 4F के आने से साइज में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ये इसको घटा रहा है, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपको 5D और 6S में बाद में जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन 4F में जाने लग रहा है, और 4F क्या कर रहा है, तो ये साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइज को घटा रहा है, और इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है लैंथेनॉइड सीरीज आता है। लैंथेनॉइड लैंथेनम से शुरू होता है 57 से, तो ये पूरा का पूरा जो है लैंथेनॉइड सीरीज आ जाता है, लैंथेनम से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको सेकेंड बी, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप, तो यहाँ पे आप सब में देखेंगे कि 3D से 4D और 4D से 5D में जब हम लोग जा रहे हैं तो पहले साइज इंक्रीज हो रहा है और फिर साइज क्या जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम रह जा रहा है। तो ये हो जाता है आपको इन अ गिवन ग्रुप। अब इसका भी एक्सेप्शन देखो, एक तो एक्सेप्शन है और इसका भी एक्सेप्शन है कि यही चीज अब यहाँ पे नहीं होता है। स्कैंडियम इंक्रीज करता है एट्रियम, और एट्रियम से लैंथेनम का इंक्रीज करता है,
क्योंकि यहाँ पे 4f लैंथेनम के केस में अवेलेबल नहीं रहता है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो यहाँ पे साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो थर्ड बी ग्रुप में ये रूल जो है ये लागू नहीं होता है, यानी कि थर्ड ग्रुप में यहाँ पे ये जो रूल हम लोग लगा रहे हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ये नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 4f electrons the size of the atom get decreased, this is called lengthenoid contraction। तो इसी को हम लोग lengthenoid contraction कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो, या ये भी देख लो। नेक्स्ट आयोनिक रेडियस, तो देखो आयोनिक रेडियस के केस में क्या हो रहा है, ये सेम ट्रेंड फॉलो करता है जो क्या होता है एटॉमिक रेडियस का होता है। फॉलो the same trend as that of atomic radius, but the size of atom decreases, sorry, not atom, it is ion. The size of ion decreases with increase in ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा नहीं कि आप क्या करें +2 वाले को कंपेयर कर दे +3 वाले को, तो उस केस में नहीं करना। सेम चार्जेस होंगे तो सेम कंडीशन होगा, सेम ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन चार्जेस डिफरेंट हो जाए, जैसे अब आप Fe+2 और Fe+3 को कंपेयर करने लगे, तो इस केस में तो साइज डिक्रीज होगा ही होगा, लेकिन अगर +2 वाले को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ +2 वाले को करना है, अगर +3 वाले को कर रहे हैं तो +3 वाले को करना है, यानी कि चार्जेस सेम होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने चाहिए। उस केस में आयंस का साइज जो है सेम रूल फॉलो करेगा जो एटॉमिक रेडियस के लिए है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो फिर साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ओके, चलो आप नोट करो, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर d orbital or d subcell, so they show paramagnetic behavior, यानी कि ये जब ये आयनिक स्टेट में हो या फिर न्यूट्रल स्टेट में हो, अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर डायमैग्नेटिक शो करते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। कलर्ड कंपाउंड, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कलर्ड कंपाउंड। ओके, तो यहां पे देखो क्या होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कंपाउंड्स में कलर शो करते हैं, और इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है कि इनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल होना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी,
वो थ्योरी है क्रिस्टलफील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जिसको हम लोग आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल, इसके ये जो 5 सबसेल है, ये एक्चुअली क्या होते हैं कि ये स्प्लिट कर जाते हैं और स्प्लिट करके 2 सेट में स्प्लिट होते हैं, और ये 2 सेट में 2 और 3 की सेट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है और नेक्स्ट में जाता है, एक्चुअली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेशन में जाकर के नेक्स्ट हायर लेवल में जाता है। तो जो पार्ट ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और वही इसका क्या हो जाता है, ये कलर शो करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, डी ट्रांजिशन एक टर्म है जिसके कारण ये कलर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है कि डी ऑर्बिटल और ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड इन देयर कॉम्प्लेक्सेस, मोस्टली दोज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड विच हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डी इलेक्ट्रॉन, वो मोस्टली कलर शो करते हैं। जिनके पास भी फुलफिल या आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, कलर शो नहीं करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन हो जाता है इनके कंपाउंड्स का कलर शो करना। ठीक है, इसके बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको यही याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, दोज स्पीसीज और आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो कलर्ड जनरली। तो जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं कलर्ड आयंस। तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। वो जिनके पास क्या हो, 3D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, that means the species which have unpaired electron in its 3D ऑर्बिटल। और जिनके पास भी होता है वो जनरली क्या करते हैं, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेशन में जाते हैं, और जिससे ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो जनरली जितने भी आयंस हैं जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें कुछ, कॉपर +2, यहाँ पे 3D9 है। अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें Cr+3, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो आयरन की बात कर लो, Fe+2, यहाँ पे 3D5 होता है, 3D6 होता है। अगर हम लोग Fe+3 की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है, 3D5 होता है। तो इन सब के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, ये कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, और ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, मोस्टली कलर्ड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन। तो देखो एलॉय होता क्या है, तो एलॉय जो होता है ये होता है होमोजेनस मिक्सचर। तो जब ये होमोजेनस मिक्सचर होता है तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक मेटल है ट्रांजिशन मेटल और ये उसका क्रिस्टल है। तो अब मान लो कि एक दूसरा एलिमेंट आए और उसका भी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो वो क्या कर सकता है, इनमें से किसी एक को या बहुत सारे को रिप्लेस करके वहां पे खुद स्टेबल हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, तो इस तरह से इनके एटॉमिक रेडियस सेम होने के कारण या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने के कारण ये आसानी से एलॉय बना लेते हैं। तो एलॉय होता क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो मेटल्स हो सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे स्टील, स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, तो ये सारे क्या है, ये सब के सब एलॉय हैं जो क्या होते हैं, दो मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्सचर के कारण फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ये फॉर्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है एलॉय का, वो उनके कोरस्पॉन्डिंग मेटल से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो उससे थोड़ा कम होता है, फिर भी ये स्पेसिफिसिटी बढ़ा देता है। इनके जो कोरोजन प्रोसेस है, रस्टिंग प्रोसेस है, इन सब प्रॉपर्टीज को ये लोग अल्टर कर देते हैं और इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो कैटालिटिक बिहेवियर। एक्चुअली ये जो मेटल्स होते हैं बहुत लार्जर साइज के होते हैं, इनके एटॉमिक साइज जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, तो जनरली ये क्या करते हैं, ये कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बहुत सारा एग्जांपल्स आपने देखा होगा, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल यूज कर लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लैटिनम क्या कर रहा है, ये कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है, कैटालिस्ट का फंक्शन कर रहा है, जिसमें हो क्या रहा है, तो इस रिएक्शन के रेट को ये इंक्रीज कर रहा है। एक्चुअली ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स कैसे कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो देखो इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन देख सकते हो कि ये जो है लार्जर साइज के हैं और इन मेटल्स के साथ जब जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एक दूसरा स्पेसिफिक रीजन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। एडजॉर्प्शन थ्योरी जब दिया गया तो उसमें यह दिया गया है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो कैटालिस्ट क्या करता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट से कंबाइन कर लेता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट से कंबाइन कर लेता है और ये उससे कंबाइन करके क्या करता है, एक सब्सिडियरी प्रोडक्ट बना देता है और वो प्रोडक्ट जो है फिर क्या होता है, आसानी से दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवॉल्व एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने में यूज हो जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन हो जाता है इनका कैटालिटिक प्रोसेस और कैटालिटिक बिहेवियर। ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिस्कस करने हैं और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।